Welcome back to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter The Enemy. In the previous class, we have discussed that one morning the gardener, the cook and Yumi, that means all the servants, gathered at a place and they were discussing about their master's actions, कि उनके मालिक मतलब डॉक्टर सदाव जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इन सब बातों पर डिस्कशन हो रहा था। तो सबसे पहले गार्डनर बोला कि अब ये क्लियर हो गया है कि हमारे मालिक जो हैं वो उस अमेरिकन की मदद करना चाहते हैं, हमारे मालिक, ऐसा गार्डनर बोला जो ओल्ड गार्डनर था। और उस गार्डनर के बारे में दो बातें बताई गई थी कि वो गार्डनर मॉस गार्डनिंग में स्पेशलिस्ट था और उस गार्डनर ने सदाव के फादर के लिए जापान का सबसे फाइनेस्ट मॉस गार्डन बनाया था। ये उस गार्डनर का क्वालिटी था। तो वो गार्डनर बोलता है कि हमारे मालिक और मालकिन जो हैं वो शायद अमेरिकन्स को अपना दोस्त समझने लगे हैं। Sweeping the bright green carpet constantly so that a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. ये गार्डनर जब ये बोल रहा था, ये स्टेटमेंट जब दे रहा था, वो उस समय कर क्या रहा था वो यहाँ लिखा हुआ है कि वो स्वीपिंग कर रहा था, मतलब झाड़ू लगा रहा था और ब्राइट ग्रीन कारपेट पे झाड़ू लगा रहा था। ब्राइट ग्रीन कारपेट, एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वो गार्डनर क्या कर रहा था, तो वो गार्डनर ब्राइट ग्रीन कारपेट पर झाड़ू लगा रहा था और इस तरह से झाड़ू लगा रहा था कि एक भी पत्ता या एक भी किसी तरह का कोई भी छोटी से छोटी कोई भी खराब चीज जो है वो उस कारपेट के सरफेस पर ना रहे, मतलब उतना नीट एंड क्लीन उसको रखना चाह रहा था। यहां एक वर्ड यूज किया है मेयर्ड, तो जिसका मतलब होता है खराब करना। वो इस तरह से साफ कर रहा था ताकि जरा सा भी वो ग्रीन कारपेट जो था उस पर कुछ भी ना रहे, ना धूल का एक कण भी ना रहे, पत्ता वगैरह वगैरह कुछ ना रहे। मेयर्ड मतलब होता है कि उसको खराब ना करे ग्रीन कारपेट को। वो गार्डनर जब बोल रहा था तो ये काम कर रहा था। उसके बाद फिर आगे एक स्टेटमेंट है, माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल व्हाट ही ऑट टू डू। फिर बोलता है कि मेरे जो पुराने जो मालिक हैं डॉक्टर सदाव के फादर, उनका बेटा मतलब डॉक्टर सदाव जानता है अच्छे से कि उसको क्या करना चाहिए। What he ought to do, मतलब उसको क्या करना चाहिए। He now said, pinching a bud from a bush as he spoke. और ये भी गार्डनर का ही लाइन है, और ये गार्डनर जो है ये जब बोल रहा था तब ये एक झाड़ी से, बुश वर्ड यूज किया देखो यहाँ, एक बुश से मतलब एक झाड़ी से, पिंचिंग अ बड मतलब कि कुछ फंसा हुआ होगा झाड़ी में तो उसको निकाल रहा था। उस समय उसने ये बात कहा कि हमारे मालिक के, बड़े मालिक के बेटे को ये अच्छी तरह से मालूम है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। When the man was so near death, why did he not let him bleed? फिर उसने कहा कि वो अमेरिकन आदमी जब मौत के इतने नज़दीक था तो फिर हमारे मालिक को क्या ज़रूरत थी उस अमेरिकन आदमी की मदद करने की।
व्हेन द मैन वॉज सो नियर डेथ, जब वो अमेरिकन आदमी, अमेरिकन सोल्जर अपने मौत के इतने नज़दीक था, मरने वाला था, वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, तो बोलता है कि क्यों नहीं हमारे मालिक ने उसको मर जाने दिया। द यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, द कुक सेड कंटेम्पचुअसली। अब जब गार्डनर ये सवाल किया कि वो आदमी जब, अमेरिकन आदमी जब मरने वाला था अपने, तो क्यों बचाया उसको हमारे मालिक ने, उसका जवाब दिया कुक ने, जो ग्रीन हाईलाइटेड है। कुक बोलता है कि हमारे जो यंग मास्टर हैं उनको अपने स्किल पर, स्किल मतलब टैलेंट, टैलेंट मतलब सर्जरी, तो वो बोलता है, कुक बोलता है कि हमारे यंग मास्टर को अपने सर्जरी पर इतना गर्व है, गर्व इन द पॉजिटिव सेंस एंड घमंड इन द नेगेटिव सेंस। प्राउड दोनों को बोलते हैं, पॉजिटिव तो हो गया गर्व, प्राइड, और नेगेटिव तो हो गया प्राउड। तो वो कुक बोलता है कि हमारे मास्टर को ना घमंड हो गया है शायद अपने टैलेंट पर, सर्जरी के टैलेंट पर, और इसलिए उनको लगता है कि जिसका भी जान वो बचा पाए उसका जान उनको बचा लेना चाहिए। द कुक, ये कुक ने कहा, शी स्प्लिट अ फाउल्स नेक स्किलफुली and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of the wisteria vine। यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वहाँ पर ना, यहाँ देखो स्प्लिट लिखा हुआ है, स्प्लिट अ फाउल्स नेक, स्प्लिट अ फाउल्स नेक, फाउल मतलब एक तरह का बर्ड, और स्प्लिट द फाउल्स नेक का मतलब हुआ उसकी गर्दन काटना। मतलब जैसे हम लोग नॉनवेज खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं या फिश खाते हैं, तो पहले तो उसको काटा जाता है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया यहाँ, स्प्लिट द फाउल्स नेक। उसने उसको काटा, वो एक जो भी बर्ड होगा वो उसको काटा, और क्या किया, ही हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड। अब फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है, फड़फड़ाना, और बर्ड अभी मैंने बताया, फाउल मतलब बर्ड, एक तरह का बर्ड। तो जब उसका वो गर्दन काट दिया और उसको फिर पकड़े रहा उसके बाकी शरीर को, तो वो बर्ड का शरीर जो था, बचा हुआ शरीर, वो क्या कर रहा था, फ्लटर कर रहा था, मतलब वो छटपटा रहा था, उसको पकड़ा रहा वो। एंड उसके बाद क्या किया, उसका जो ब्लड गिर रहा था, द ब्लड फ्लोड इनटू द रूट्स ऑफ विस्टारिया वाइन। क्वेश्चन बहुत डीप यहाँ से आ सकता है कि वो जो उसका ब्लड जितना भी गिर रहा था ना गर्दन काटने के बाद, जो ताज़ा ब्लड था, वो सारा ब्लड एक पेड़ के गमला में लगा हुआ एक छोटा सा पौधा, उस पौधा में वो सारा ब्लड उस बर्ड का गिराया। किस पौधा में गिराया, विस्टारिया वाइन। किसका ब्लड गिराया, फाउल का, फाउल का ब्लड गिराया विस्टारिया वाइन में नाम के एक प्लांट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों गिराया, वो ब्लड को क्यों गिराया उसके पौधे के गमले में, तो उसका आंसर भी यहाँ दिया हुआ है बहुत क्लियरली। यहाँ देखो, पढ़ो, ब्लड इज द बेस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर मतलब खाद, और लिखा हुआ है कि उस प्लांट के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइजर था ब्लड, तो इसीलिए वो ब्लड
उस गमले में, पौधे में वो ब्लड डालता है उसका गर्दन काटने के बाद, फाउल का गर्दन काटने के बाद। और जो ओल्ड गार्डनर था वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट। मतलब ओल्ड गार्डनर जो था, तो वो पौधा का तो सारा देखभाल गार्डनर जानता था ना, तो गार्डनर जो था वो ये भी देखा कि उस बर्ड का एक बूंद खून भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। सारा खून कहाँ चला जाना चाहिए? विस्टारिया वाइन के रूट्स में चला जाना चाहिए। रूट्स में मतलब जड़ में चला जाना चाहिए। एक भी ब्लड, एक ब्लड का एक भी बूंद जो है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये गार्डनर कंफर्म कर रहा था, और वो चाहता था कि एक एक बूंद जो है वो किस जगह पे गिरे? विस्टारिया वाइन के रूट्स पर गिरे। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो उसका सबसे अच्छा फर्टिलाइजर है। ये सब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और ओल्ड गार्डनर ने एक भी बूंद वेस्ट नहीं होने दिया, नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट, एक भी बूंद उसने वेस्ट नहीं होने दिया। और वो सारा ब्लड जो था उसका, वो अपने उस विस्टारिया वाइन वाले प्लांट के गमले में वो सारा ब्लड ड्रॉप कराया। अब वहाँ पर गार्डनर का हो गया, प्रेजेंस पता चल गया, कुक का भी प्रेजेंस पता चल गया वहाँ कि वो दोनों थे। अब बची कौन? यूमी। तो यूमी भी वहाँ थी। मैंने बोला कि तीनों गार्डनर थे, तीनों नौकर थे। तो अब देखो कि यूमी का सेंटेंस, यहाँ यूमी शामिल होती है, यूमी वहीं पर है, बोलती है इट इज द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, यूमी सेड सैडली। यूमी दुखी होकर के बोलती है कि अगर हमारे मालिक और मालकिन को अपना फिक्र नहीं है, हम लोग का फिक्र नहीं है, तो कोई बात नहीं, कम से कम किनका फिक्र होना चाहिए? उनको अपने बच्चों का फिक्र तो होना चाहिए ना। ये बोलती है यूमी। और आगे बोलती है व्हाट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स जानना होगा, जैसे कि पहला वर्ड है फेट। फेट का मतलब होता है भाग्य, किस्मत। और यहाँ दूसरा वर्ड है कंडेम्ड। कंडेम्ड का मतलब होता है सजा देना, ठीक है, दोषी पाना। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रेटर। इसका मतलब होता है गद्दार, देश का गद्दार, जिसने देश के खिलाफ कोई काम किया हो। तो यूमी पहला लाइन में बोलती है कि कम से कम बच्चों का तो सोचना चाहिए था ना कि उनका भाग्य कैसा होगा, व्हाट विल बी देयर फेट, उन बच्चों का भाग्य कैसा होगा अगर उनके फादर को, मतलब डॉक्टर सदाव को, एक गद्दार के रूप में गिरफ्तार कर लिया जाए और सजा दे दिया जाए। गद्दार के रूप में क्यों? क्योंकि वो अपने घर में एक अमेरिकन सोल्जर का इलाज कर रहा था। वो अमेरिकन सोल्जर जो उस समय पूरे जापान का दुश्मन था। तो अगर वो अमेरिकन सोल्जर का इलाज कर रहा था और लोगों को पता चलता तो उसको क्या बोला जाता? ट्रेटर। जो देश के गद्दार होते हैं। वो यूं ही बोलती है कि अगर हमारे मालिक को देश का गद्दार बोल करके और सज़ा दे दिया जाए तो फिर क्या होगा उसके बच्चों के भविष्य का? कम से कम बच्चों के भविष्य का तो सोचना चाहिए। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah. अब ये बातें जहां पर खड़े होकर के तीनों नौकर कर रहे हैं, ये जगह के बगल के रूम में हाना है।
और हाना वहाँ प्रेजेंट है बगल के रूम में, और ये तीनों नौकर जब बात कर रहे थे इन सब बातों को आपस में, तो वो नौकर धीमी आवाज में बात नहीं कर रहे थे, वो नौकर तेज आवाज में बात कर रहे थे ये सारी बातें। क्यों तेज आवाज में बात कर रहे थे, लाउड में क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि वो चाहते थे कि बगल के रूम में जो उनकी मालकिन खड़ी है हाना, उनको ये सारी बातें सुनाई दे जो वो लोग कर रहे हैं। आमतौर पे क्या होता है कि चार लोग बात करते हैं तो सोचते हैं कि अगला आदमी को ये बात न सुनाई दे, वो लोग थोड़ा धीरे बोलते हैं, धीमे बोलते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। उन नौकरों ने बिल्कुल कोशिश नहीं किया धीमा बोलने का, ऑपोजिट उसके उल्टा वो लोग जानबूझ करके तेज आवाज में बोल रहे थे। डेलिबरेटली दे वर स्पीकिंग इन अ लाउड वॉइस, डेलिबरेटली, जानबूझ करके। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि बगल के रूम में हाना है, मालकिन है, और वो चाहते थे कि उनकी ये बातें उनकी मालकिन तक पहुंच जाए। और मालकिन तक क्यों पहुंचाना चाहते थे? ताकि मालकिन के थ्रू वो बातें कहाँ तक पहुंच जाए? डॉक्टर सदाव तक पहुंच जाए। तो उन्होंने कोई धीमी आवाज में बात नहीं किया था, वो जानबूझ करके मालकिन को सुनाने के लिए ये बातें कर रहे थे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि मालकिन उसकी क्या, उन लोगों की मालकिन मतलब हाना बगल के कमरे में क्या कर रही थी? अरेंजिंग द डेज फ्लावर्स इन द वेरांडा नियर बाई। पूछेगा कि क्या कर रही थी वो, तो बगल में जो बरामदा था वहाँ जो फूल लगे हुए थे उसको अरेंज कर रही थी हाना। और ये बात नौकर भी जानते थे कि हाना बगल में है, और जानबूझ करके नौकरों ने तेज आवाज में बात किया ताकि सारी बातें हाना को सुनाई दे, और हाना ये सारी बातें जा करके सदाव को बताए, और उस अमेरिकन सोल्जर को घर से निकाल दिया जाए, भगा दिया जाए, या तो पुलिस के हवाले कर दिया जाए। ये सारी बातें वो पर्पसफुली कर रहे थे। देखो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ होगा, शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस। हाना भी जानती थी कि नौकर जो बात कर रहे हैं और इतनी तेज आवाज में कर रहे हैं, उनका उद्देश्य था, वो सुनाना चाहते थे हाना को अपनी सारी बातें। यहाँ लिखा हुआ है सी माइट हियर, वो जानबूझ करके सुनाना चाहते थे, इसीलिए तेज आवाज में बात कर रहे थे। दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग। अब देखिए उनकी बातें सुनने के बाद हाना बोलती है कि नौकर लोग कोई गलत बात नहीं कर रहे थे, दे वर टॉकिंग राइट, वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि अगर किसी को पता चल गया कि डॉक्टर सदाव अपने घर में किसी अमेरिकन सोल्जर का इलाज कर रहा है, दुश्मन का इलाज कर रहा है, तो हमारे मालिक को ट्रेटर बोला जाएगा, मतलब गद्दार बोला जाएगा, और फिर हमारे मालिक को अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ये सारी बातें बोल रहे थे नौकर। और हाना जो है वो सुनती है और वो सोचती है दैट दे वर राइट, कि नौकर लोग तो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि अगर किसी को पता चल गया तब तो हमारी इज्जत भी मिट्टी में जाएगी और हमारे बच्चों का और हमारा भविष्य भी खराब हो जाएगा। हाना भी ये बात जान रही थी। बट, लेकिन, फिर यहाँ एक बट आ गया, लेकिन बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन अब उसके हाना के अंदर एक और ऐसी जगह थी, ऐसा पार्ट था जो हाना को खुद नहीं समझ में आ रहा था
कि वो उस अमेरिकन सोल्जर को, अपने दुश्मन को मदद क्यों कर रही है। यहां साफ लिखा है विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। उसको खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर क्यों वो इतना रिस्क ले रही है, एक अमेरिकन सोल्जर के चक्कर में, एक दुश्मन के चक्कर में क्यों रिस्क ले रही है। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। वो बहुत क्लियरली बोलती है कि उसका उस प्रिजनर के साथ कोई सेंटिमेंटल लाइकिंग नहीं था, मतलब कि कोई सेंटिमेंटल जुड़ाव जो था वो बिल्कुल नहीं था। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर। और वो बोलती है कि वो हमेशा उसको किस रूप में जानती है, एक प्रिजनर के रूप में जानती है, उसी के रूप में उसको वो कंसीडर करती है। ऐसा नहीं है कि वो उसके प्रति कोई सेंटिमेंटल लाइकिंग रखती है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम even yesterday when he had said in his impulsive way, anyway, let me tell that my name is Tom. हाना बोलती है कि उसको कल भी अच्छा नहीं लगा था, यस्टरडे, जब हाना यस्टरडे बीते हुए कल में जब हाना गई थी उस सोल्जर का केयर करने के लिए, तो हाना को उस सोल्जर ने एक कुछ बातें बताई थी। यहाँ है देखो वो बातें। वो सोल्जर बोलता है एनीवे लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज टॉम। अब तुमको उस अमेरिकन घायल सोल्जर का नाम पता चल गया, दैट हिज नेम इज टॉम। और ये बात किसने किसको बताया? टॉम ने खुद हाना को बताया। जब हाना उसके पास गई थी तो उसने खुद बताया हाना को कि मेरा नाम टॉम है। शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो। और जब उसने अपना नाम बताया था तो हाना को कोई बहुत खुशी नहीं हुई थी उसका नाम सुन करके, जान करके। वो चाहती भी नहीं थी उसका नाम जानना। और वो बोलती है कि बस उसने फॉर्मेलिटी के लिए उसका नाम जब उसने बताया तो फॉर्मेलिटी के लिए हाना भी थोड़ा उसको झुक करके वो शो करती है कि हाँ तुम्हारा नाम तुमने बताया उसके लिए थैंक यू। वो सिर्फ वो दिखावा करती है। बोर्ड अ लिटिल डिस्टेंस बो। पूछा जाएगा कि हाना जो है उसको जब टॉम अपना नाम बताया तो हाना का क्या रिएक्शन था, तो ये लाइन है शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट। वो सिर्फ थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट देती है, बिल्कुल थोड़ा सा, बिकॉज शी हैड नो सेंटिमेंटल लाइकिंग फॉर दैट मैन एंड शी कंसिडर्ड दैट मैन एज हर एनिमी। उनके देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। She saw hurt in her eyes, but she did not wish to assuage it. हाना ने देखा कि जब हाना ने अच्छे से रिप्लाई नहीं दिया उसके नाम बताने के बाद, तो हाना ने देखा कि उस व्यक्ति को बुरा भी लगा। उसके आंखों में उसको हर्ट दिखाई दिया, हर्ट इन हिज आईज। उसको उसके आंखों में, उस प्रिजनर के आंखों में एक दुख भी दिखाई दिया कि ये हमको वैल्यू नहीं दे रही है, ऐसा दुख भी दिखाई दिया। मगर शी डिड नॉट विश टू एस्योज हर। अब यहाँ एक वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड है, एस्योज। तो उसका मतलब हम देखो क्या लिखे हैं। शी डिड नॉट वांट टू गिव हिम एनी एश्योरिटी। हाना नहीं चाहती थी कि वो उस अमेरिकन सोल्जर को कोई ऐसी एश्योरिटी दे कि हम तुमको बचा लेंगे या तुम्हारा जान को हम नहीं खतरे में पड़ने देंगे। ऐसा एश्योरिटी वो उसको नहीं देना चाहती थी। इसीलिए उसने सिर्फ फॉर्मेलिटी में उसका नाम सुना था और फिर फॉर्मेलिटी में ही उसने इग्नोर कर दिया था। हालांकि इग्नोर करने से उस प्रिजनर को थोड़ा दुख भी हुआ, मगर हाना बोलती है कि उसने ऐसा इसलिए किया
क्योंकि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसको, उस सैनिक को वो इस बात का श्योरिटी दे, मतलब उम्मीद दे कि वो बच जाएगा या उसको बचा लिया जाएगा, ऐसा कोई उम्मीद वो उसको देना नहीं चाहती थी। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन हिज हाउस। जबकि हाना के अकॉर्डिंग वो जो अमेरिकन था वो उनके घर का सबसे बड़ा ट्रबल था, मतलब सबसे बड़ा खतरा था उसके घर के लिए, उसके फैमिली के लिए, उसके फादर के रेप्यूटेशन, उसके हस्बैंड के रेप्यूटेशन के लिए, उसके बच्चों के भविष्य के लिए, हर चीज़ के लिए वो आदमी जो था अमेरिकन, ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। वो जानती थी कि ये व्यक्ति हर दृष्टिकोण से हमारे घर में अगर है तो खतरा जो है वो हमारे लिए बना रहेगा। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।